हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 15 के लिए वीडियो नंबर 11 लेकर के आए हैं, जो कि इस चैप्टर के लिए लास्ट वीडियो अपना। और इस वीडियो के अंदर हम 3 टॉपिकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहते पानी की शक्ति, हिम नदियां, ग्लेशियर और इसके अलावा समुद्री धाराएं भी इसी वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे। देखो, हम अपर्दन की शक्तियां पढ़ रहे हैं और अपर्दन की शक्तियां वो शक्तियां होती है जो चट्टान या चट्टान के जो टूटे हुए भाग होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पिछले वीडियो के अंदर अपन 2 शक्तियों के बारे में बातचीत कर चुके हैं और 3 जो बची हुई है वो इस वीडियो में अपन पूरी कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बहते पानी की शक्ति की। तो पानी तो आप जानते हो बहता है मतलब गतिशील होता है ना। तो देखो, बहते पानी की शक्ति हमें नदियों के रूप में दिखाई देती है, क्योंकि बहता पानी किस में पाया जाता है? नदियों में पाया जाता है। तो बहते पानी की शक्ति हमें किस में दिखाई देती है? नदियों में दिखाई देती है। अब देखो, नदियां जो होती है वो साधारणतः पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ पर कोई बर्फ जमी हुई है, उसके पिघलने से नदी बन सकती है, या फिर जब बारिश होती है तो बारिश का सारा पानी उस पहाड़ पर जो गिरता है ना, वो ही इकट्ठा होकर के नदी के रूप में या झरने के रूप में वहां से बाहर निकलता है। तो नदियां पहाड़ों से निकलेगी और समुद्र के अंदर या झील के अंदर जाकर के गिरती है। तो जब वो पहाड़ों से निकलती है और समुद्र में या झील में जाकर के गिरती है, तो उस बीच में उसने जो रास्ता तय किया है, उस रास्ते के बीच में वो कई प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करती है। जैसे एक तो नदी घाटी बनाती है, बड़ा सारा पहाड़ है, उसमें से पानी लगातार आता जाता है, तो पहाड़ को बीच में से वो काट देता है, तो उसमें बीच में एक घाटी बन जाती है जिसे अपन नदी घाटी बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से नदियों का पानी जब समुद्र के अंदर जाकर के गिरता है तो उस दौरान डेल्टा का निर्माण होता है। तो देखो, नदियां पहाड़ों से निकलती है तथा झील या फिर समुद्र में जाकर के क्या होती, गिरती है। बीच के रास्ते में नदियां नदी घाटी, डेल्टा आदि संरचनाओं का निर्माण करती है। ठीक है, अब देखो भाई, नदियां 2 तरीके की होती है। कुछ नदियां ऐसी होती है जो केवल बरसात में बहती है, जिसे अपन बरसाती नदियां बोलते हैं, और कुछ नदियां 12मासी होती है जो 12 महीने प्रवाहित होती है, यानी कि साल के जो 12 महीने होते हैं उसी के अंदर वो हमेशा बहती रहती है। तो देखो, कुछ नदियां मात्र बरसात में बहती है तो कुछ नदियां 12 महीने बहती है। देखो, नदियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ध्यान से सुनना कि सॉरी, जितनी भी मानव सभ्यताएं अब तक विकसित हुई है वो सब नदियों के किनारे विकसित हुई। जैसे हड़प्पा का आपने नाम सुना होगा, मोहनजोदड़ो का नाम सुना होगा। तो जितनी भी मानव सभ्यताएं हैं वो सब कहाँ विकसित हुई है? नदियों के किनारे विकसित हुई है, क्योंकि नदियों का जो पानी होता है उससे उनका जीवन यापन होता है। उस पानी की सहायता से वो खेती कर सकते थे, अपने पालतू पशुओं को पानी पिला सकते। तो नदी का जो पानी है वो जीवनदायी पानी माना जाता है, और इसी के आसपास जो है विभिन्न सभ्यताएं जो है वो विकसित हुई है। तो यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी है कि मानव सभ्यता के विकास में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा। ये बात आपको याद रखनी है। सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता का विकास हुआ है। सरस्वती नदी थी किसी जमाने में और उसके किनारे वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। ऐसा कहा जाता है कि यह नदी का जो पानी का प्रवाह था वो अचानक से बदल गया था, जिसके कारण वहां के जो लोग थे वो वहां से पलायन कर गए थे, दूसरी जगह पर चले गए थे। तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। तो आपको बहते पानी की शक्ति का वर्णन करना है, तो उसमें आप इतनी बातें लिखें। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं हिम नदी या ग्लेशियर की। तो देखो, हमने बारिश होते हुए देखा है, ज्यादातर क्या होता है कि जो गर्म स्थान होते हैं तो वहां पर पानी जब वाष्प में बदलता है तो वो क्या होता है, वाष्प ऊपर जाकर के ठंडी होती है और छोटी छोटी बूंदों का निर्माण करती है। छोटी छोटी बूंदें आपस में मिलकर के बड़ी बूंद बनाती है, बड़ी बूंदें आपस में मिलती जाती और बादलों का निर्माण होता है। और वो बादल क्या होते हैं, बरसात के रूप में भूमि पर बरसते हैं।
लेकिन ठंडे क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता। ठंडे क्षेत्रों में क्या होता है कि जैसे ही पानी वाष्प में बदला तो स्थान बहुत ठंडा होने की वजह से वो जलवाष्प पहले जल में बदलेगी और जल से सीधे वो बर्फ में बदलती है और बर्फ के रूप में ही वो आसमान से नीचे की ओर गिरती है। मतलब वहां बर्फ के छोटे छोटे कण जो होते हैं वो बारिश के रूप में क्या होते हैं, नीचे की ओर आते हैं और उस घटना को अपन बोलते हैं हिमपात। क्या बोलते हैं उसको? हिमपात। तो देखो, ठंडे क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती, वहां क्या होता है, पानी जमकर हिम कणों के रूप में, बर्फ के छोटे छोटे कणों के रूप में बरसता है और इस घटना को क्या बोला जाता है? हिमपात बोला जाता है। ठीक है। अब देखो, हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत और ध्रुवीय क्षेत्र, पृथ्वी के 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो वहां पर क्या होता है कि तापमान बहुत कम रहता है हमेशा। तो हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों और ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमपात की स्थितियां ही रहती है, हमेशा वहां पर हिमपात होता रहता है, बर्फ के छोटे छोटे कण ऊपर से क्या होते हैं, गिरते रहते हैं। तो देखो, ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है कि ये हिमकण, जैसे ऊंचा स्थान है, ध्रुव कुछ भी है, तो उसके ऊपर जमते जाते हैं और एक समय ऐसे आता है कि इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर खिंच करके आ जाते हैं। भाई जैसे बर्फ गिरा, उसके ऊपर फिर दूसरा बर्फ गिरा, उसके ऊपर तीसरा बर्फ गिरा, तो बर्फ के ऊपर बर्फ की परत बनती जाएगी, तो उसका वजन ज्यादा होता जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण वो क्या होता है, नीचे की ओर खिसक करके आता है। जब वो बर्फ नीचे की ओर खिसक रहा है तो उसी कंडीशन में अपन उसको हिम नदी या ग्लेशियर बोलते हैं। मतलब बर्फ की नदी है वो, बर्फ धीरे धीरे नीचे की ओर क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो देखो, इस कारण इन क्षेत्रों में हिम या बर्फ की मोटी मोटी परतें जमा हो जाती है। बाद में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बर्फ की पूरी परत धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगती है। बर्फ की परत बहने को ही हम क्या बोलते हैं, हिमनद या ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है। तो वैसे तो हिमनद क्या होता है, बहुत धीरे धीरे प्रवाहित होता है, तो तुरंत तो इसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता, लेकिन एक लंबे समय बाद में इसका प्रभाव हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये जो हिमनद होते हैं बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। ये अपने रास्ते में आने वाली बड़ी बड़ी चट्टानों को पीस करके मैदा के समान बदल देते हैं। तो देखो आगे, हिमनदों की गति कम होने के कारण इनके प्रभाव को तुरंत नहीं देखा जा सकता, लेकिन इनके दीर्घकालीन प्रभाव होते हैं, मतलब लंबे समय बाद में इनके प्रभाव को देखा जा सकता है। हिमनदों के विशाल आकार होने के कारण इनकी शक्ति बहुत अधिक होती है। हिमनदों की शक्ति मार्ग में रुकावट बनने वाली चट्टानों को पीस करके मैदा जैसा क्या कर देती, बारीक कर देती है। अब देखो, ये जो हिमनद है, इन्हीं का पानी जब पिघलता है तो कई बार नदियों का रूप लेता है। जैसे हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं गंगा और यमुना, तो वास्तव में ये हिमनदों से निकलने वाली नदियां हैं। हिमालय के ऊपर जो हिमनद है उनका जो बर्फ है वो पिघलता है जब, तो किसका निर्माण होता है, इन नदियों का निर्माण होता है। तो इन्हीं हिमनदों से संबंधित एक छोटी सी घटना अभी अपन पढ़ेंगे, जिसे अपन ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णन की समस्या बोलते हैं। तो उस समस्या के कारण इन हिमनदों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और ये जो जल यमुना गंगा नदी है इनके जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके इन बातों को नोट करो, फिर उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो नोट कीजिए। हाँ, अब देखो भाई आगे देखो, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा है कि गंगा यमुना इस तरीके की जो नदियां हैं वो हिमनदों से निकलती है। हिमनदों का जो पानी है, बर्फ है, वो पिघलता है, तो पिघलने से वो नदियां क्या होती है, निकलती है। तो वर्तमान में एक समस्या उत्पन्न हो रही है जिसे अपन बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या। देखो, हमारी जो धरती है उसके चारों ओर वायुमंडल है और वो वायुमंडल हमारी धरती को कंबल के समान लपेटे हुए है। सूर्य से जब ऊष्मा हमारी धरती पर आती है तो हमारे धरती का वातावरण वो गर्म करती है, लेकिन वो ऊष्मा परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में जाती है। तो ये जो वायुमंडल है इसमें जो कुछ गैसें ऐसी है
कि वो परावर्तित होकर के जो ऊष्मा जा रही है उसको रोकती है, जिसके कारण हमारी जो पृथ्वी है वो रात्रि में भी गर्म बनी रहती है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, ऐसी गैसों की मात्रा बढ़ती जा रही है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ रही है, ये क्या कर रही है, धरती के ऊपर ज्यादा मात्रा में ऊष्मा को रोक करके रखती है, जिससे पृथ्वी का जो तापमान है वो औसत स्तर से बढ़ता जा रहा है। तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है उसमें वृद्धि को ही अपन क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णन की समस्या बोलते हैं। और इस समस्या के कारण क्या हो रहा है, हिमनदों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, देखो इससे बर्फ कम बन रही है, हिम के कण कम बन रहे हैं, लेकिन वो पिघल ज्यादा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हिमनदों का आकार धीरे धीरे सिकुड़ने लग गया है। इसके अलावा दूसरी बात क्या है कि हिम नदों के अंदर जितना भी बर्फ वो जब पिघल करके पानी में बदल रहा है तो नदियों का स्तर बढ़ रहा है, और वो सारा पानी समुद्र में जाता है तो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। तो इससे समुद्र के आसपास के जो शहर है उनके डूबने का खतरा बना हुआ है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि भारत के अंदर जो द्वारका नगरी है वो कई बार जल में डूबी है और हर बार इसको नया बसाया गया है। तो कई प्रकार की जो पुरानी द्वारिकाएं हैं उसको भी जल में खोजा गया है। तो देखो यहाँ पर एक बार नजर डाल लो, विश्व के औसत तापमान में वृद्धि को क्या बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिम कम बन रहा है, हिम का मतलब बर्फ कम बन रहा है मगर पिघलता अधिक है। इससे हिमनदों का आकार सिकुड़ता जा रहा है। हिमनदों का पानी बहकर समुद्रों में जाने से समुद्र का जल स्तर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसे समुद्र के किनारे बसे कई शहर धीरे धीरे जल में समा जाने का क्या होता जा रहा है, खतरा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं पांचवी अपराध शक्ति समुद्री धाराएं, जो कि अपना लास्ट बिंदु है। तो देखो भाई, इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, भाई समुद्री धाराएं क्या होती है। तो देखो आपको बताना, समुद्री धाराएं को जल में बहने वाली नदियां भी कहा जाता है और ये हमेशा एक निश्चित दिशा में बहती है। तो इनमें एक निश्चित दिशा में जल निरंतर बहता रहता है। कहीं समुद्री धाराओं में गर्म जल बहता है तो कहीं पर ठंडा जल बहता है। तो जब गर्म जल बहता है तो उसे गर्म धारा बोलते हैं, और जब ठंडा जल बहता है तो उसे क्या बोला जाता है, ठंडी धारा बोला जाता है। तो देखो गर्म धाराएं क्षेत्र को गर्म कर देती है और ठंडी धाराएं क्षेत्र को क्या कर देती है, ठंडी कर देती है। अब ये समुद्री धाराएं बहने का कारण क्या है, तो भाई देखो इनके बहने का कारण ढाल नहीं होता है। साधारणतया जो पानी अपन धरती पर देखते हैं वो बहता इसलिए क्योंकि वहां ढलान होती है, लेकिन समुद्र के अंदर पानी ढलान के कारण नहीं बहता है। वो किसके कारण बहता है, एक तो तापमान में अंतर के कारण बहता है और दूसरा घनत्व में अंतर के कारण बहता है। देखो पानी गर्म होता है तो वो हल्का होता है, ऊपर की ओर आता, और ठंडा जो जल है वो नीचे की ओर जाता है। तो ताप के अंतर के कारण इस तरीके से जल का प्रवाह हो सकता है। दूसरा घनत्व, घनत्व का आधार आप लो वजन से। पानी का वजन ज्यादा है तो नीचे जाएगा और हल्का है तो वो ऊपर जाएगा। तो ये दो कारण है जिसके कारण समुद्री धाराएं पैदा होती है, एक तो तापक्रम में अंतर और दूसरा घनत्व में अंतर। इसके बाद में अगला अपना बिंदु है समुद्री धाराओं का मानव जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो पहला प्रभाव क्या है कि गर्म धाराओं पर से गुजरने वाली हवाएं अपने साथ नमी ले जाती है और जो ऊंचे स्थानों पर वर्षा का क्या बनती है, कारण बनती है। तो गर्म जल की जो धाराएं हैं उसके ऊपर से जब वर्षा गुजरती है तो साथ में नमी लेकर के जाती है। नमी का मतलब है वहां से जलवाष्प लेकर के जाती है, और वही जलवाष्प जब ऊंचे स्थानों पर जाती है तो ठंडी होती है और बरसात के रूप में क्या हो जाती है, वो नीचे की ओर बरस जाती है। दूसरा देखो, जिन स्थानों पर गर्म व ठंडी धाराएं मिलती है वहां पर ताप अंतर पैदा हो जाता है, और ये ताप अंतर हरिकेन, टाइफून जैसे तूफानों को क्या कर सकता है, जन्म दे सकता है। देखो ये टाइफून और हरिकेन तूफानों के नाम है, जापान के अंदर आए हुए इस तरीके के तूफान हैं। तो गर्म और ठंडी धाराओं के कारण बहुत ज्यादा ताप का अंतर पैदा हो जाता है, और इन ताप के अंतर के कारण क्या हो सकता है, तूफान आ सकते हैं। तीसरा देखो, जहाज के संचालन और समुद्री जीवों के जीवन पर भी समुद्री धाराओं का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। तो समुद्री धाराओं का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये तीन प्रभाव पड़ते हैं। इसके अलावा दो बातें और आपको याद रखनी है। देखो ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के एक सीध में होने पर होता है। देखो भाई समुद्र का पानी जो होता है उसमें उछाल आता है, ऊपर उठता है समुद्र का पानी, उसको तो बोला जाता है ज्वार, और जब वो नीचे जाता तो वो क्रिया कहलाती है भाटा।
तो समुद्र के पानी में ज्वार भाटा आता रहता है, मतलब पानी ऊपर जाता नीचे आता है, ऊपर जाता नीचे आता है। तो ये ज्वार भाटा कब आता है? सूर्य और चंद्रमा के एक सीध में होने पर आता है। होता क्या है इस दौरान कि जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आते हैं तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है पृथ्वी की ओर वो बढ़ जाता है थोड़ा सा। तो उससे क्या होता है, समुद्र के पानी के ऊपर खिंचाव बल लगता है और खिंचाव बल के कारण वो पानी ऊपर की ओर आता है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी का भी तो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके कारण फिर वो पानी वापस खींच करके नीचे की ओर आ जाता है। तो इस तरीके से पानी में उतार चढ़ाव आता रहता है, ऊपर जाता नीचे जाता, वही क्रिया ज्वार भाटा। तो परीक्षा में आ सकता है प्रश्न कि ज्वार भाटा कब आता, तो आपको बताना सूर्य और चंद्रमा के एक सीध में आने पर ज्वार भाटा आता है। दूसरा देखो, ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर रहता है। एक तारा है जो पृथ्वी के अक्ष के सामने स्थित है, तो पृथ्वी से देखने पर वो तारा हमें हमेशा स्थिर दिखाई देता, उस तारे का नाम है ध्रुव तारा। तो हमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक तारे का नाम बताइए जिसको पृथ्वी से देखने पर वो स्थिर दिखाई देता, तो हमारा आंसर क्या होगा? ध्रुव तारा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका ये हिमनदों से संबंधित एक बात तो ये रह रही थी, वो हो गई पूरी, और साथ में समुद्री धाराएं, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना। समुद्री धाराओं के ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है कि समुद्री धाराएं क्या होती है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इन बातों को नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, कर लिया है आपने नोट। अब देखो, आज ये चैप्टर अपना पूरा हो गया है। जहां जहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको बताए हैं। बोर्ड में पिछले वर्षों में जो आए हुए क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। चैप्टर आपका 6 अंक का है, तो इसको अच्छे से तैयार करना। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रकाश वाला चैप्टर, जो 9वां चैप्टर है, और इस समय अभी 8 नंबर का वो चैप्टर है। तो नेक्स्ट वीडियो उसी चैप्टर के साथ आएगा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।